एक रिपोर्ट कहीं मैंने सुनी जिसमें ये बताया गया कि 2007 से पहले लोग खुश हुआ करते। पहले शायद लोग ज्यादा संतुष्ट थे। मेरे मन में ये प्रश्न आया कि हिंदी बोलना तो इस देश में एक बड़ी सामान्य सी बात है। ऐसी हिंदी बोलें जिसमें थोड़ी इंग्लिश भी मिक्स हो। हम ऐसी इंग्लिश तो नहीं बोलना चाहते जिसमें हिंदी मिक्स हो। सरल भाषा बोलना और सरल भाषा लिखना सबसे कठिन, लेकिन सरलता की खोज में हम सस्ते ना हो जाएं। यूएन की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी और जिसमें यह लिखा गया था कि 200 से ज्यादा भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं इस दुनिया की, विश्व की, वो विलुप्त होने के कगार पे इस वजह से हैं क्योंकि वो बोली नहीं जा रही हैं। मैं एक बार हवाई जहाज से लखनऊ से दिल्ली की यात्रा कर रहा था सर। जो एयर होस्टेस थी वो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक्सक्यूज मी सर, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। तो मैंने उन्हें बड़े विनम्र भाव से कहा कि क्षमा कीजिएगा, मुझे रुचि नहीं है। तो मुझे उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा सर, वो कहाँ बैठी है। सर, एक ऐसा विषय है जिसपे आपसे अक्सर हम लोग जब चर्चा करते हैं तो वो बात आ ही जाती है, अवसाद। एक रिपोर्ट कहीं मैंने सुनी जिसमें ये बताया गया कि 2007 के बाद लोगों में जो दुख है, आपसी रिश्तों में जो अवसाद है, जो दुख है, वो बहुत बढ़ा है। 2007 से पहले लोग खुश हुआ करते थे, लोगों की जिंदगियों में खुशहाली थी। अब आप जब इसको देखते हैं या जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं तो बैक ऑफ योर माइंड ये चल रहा है सर, वो समय भी चल रहा होगा आपके कि 2007 से पहले का समय कैसा था। क्या वो समय और अब का समय, उसमें कुछ बदला इसलिए ये हुआ, आपसी रिश्तों में तनाव आया इसलिए ये बदला, या ये सब कुछ बहुत सारी चीजें एक साथ मिल के बनी तब ये हुआ? मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो नहीं है, लेकिन अगर इंट्यूटिवली देखें तो अपने आसपास अगर गौर करें, देखें, तो लगता है कि ऐसा शायद ऐसा कुछ हुआ होगा कि पहले शायद लोग ज़्यादा संतुष्ट थे। उस संतोष से कहीं ना कहीं हर्ष का या खुशी का जन्म हुआ हो या नहीं, ये नहीं पता, लेकिन संतुष्ट तो थे। या असंतोष का स्तर कम से कम हुआ करता था, क्योंकि आकांक्षा भी कम थी, एक्सपोजर भी कम था। अब मैं अगर अपने जीवन काल में ही दशकों में बात करूं तो 70 का या 80 का दशक जो था, उसमें जीवन अधिक ठहराव के साथ, उसमें अगर आप फिल्मों में भी देखते थे तो फिएट या एम्बेसडर गाड़ी ही दिखाई देती थी। कभी कभी किसी फिल्म में जिसमें शायद प्रोड्यूसर के पास खर्च करने के लिए पैसा अधिक होता था, उसमें विदेशी गाड़ियाँ दिखाई जाती थी। लेकिन अधिकांश आपको जो सड़कों पर दिखता था वो भी प्रीमियर, पद्मिनी, एम्बेसडर यही दिखता था। स्कूटर में लैम्ब्रेटा दिखता था। मेरे पिताजी के पास ही लैम्ब्रेटा स्कूटर ही था। धीरे धीरे आप देखिए तो जो भोगवाद है वो बढ़ा, एक्सपोजर टू लग्जरी ये काफ़ी बढ़ा और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी हुई। तो ज़्यादा एस्पिरेशनल हुआ समाज, मार्केट ने शायद जो है अपना प्रभाव ज़्यादा जमाया। और जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जब एस्पिरेशन और रियलिटी में गैप बहुत अधिक होता है तो वो दुख उत्पन्न करता ही है। वो मटेरियल प्लेन पे हो या स्पिरिचुअल प्लेन पे हो, कहीं पे भी हो। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण वो ये है कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट, कंज्यूमरिज्म, इन सारी चीज़ों ने मिलके जो आपका, और टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों ने मिलके जो आपको स्पेस दिया, जो एस्पिरेशनल स्पेस दिया, वो तो बहुत लिमिटलेस है। लेकिन जो रियलिटी है वो तो कहीं ना कहीं उससे मैच कर पाने में असमर्थ है या उस स्तर पे जाने में असमर्थ है, जिस वजह से दुख का या निराशा का या हताशा का जन्म होना स्वाभाविक है। अब यहाँ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी ने एक और एवेन्यू खोला। वो ये है कि उसने आपको उन लोगों से मिलवाया जिनसे आप आंशिक रूप से परिचित थे या बिल्कुल ही परिचित नहीं थे। जो बिल्कुल अनजान लोग हैं वो भी आपके जीवन में हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को हाईलाइट किया। आपके जीवन में अगर कोई कमी है तो उस कमी की भरपाई शायद आप उस व्यक्ति के माध्यम से करने की अपेक्षा रखते हैं। तो ये भी एक कारण रहा जो जिस 2007 की बात
के बाद से आप बात करें तो मुझे लगता है 2007 का उल्लेख यहाँ इस वजह से भी होगा कि उसके बाद शायद सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे जीवन में और अधिक जी। बढ़ा है। तो वो एक कारण हो सकता है। कारण बहुत हैं और कारण कई होंगे ही, लेकिन उन कारणों का निदान हमारे पास है। उन कारणों का निदान, उस दुख का निदान हमारे पास ही है, कहीं और नहीं है। और इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करके आपको जीवन तो जीना है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये सारी फोर्सेस गलत हैं या सही नहीं हैं या इनका सिर्फ दुष्प्रभाव है। टेक्नोलॉजी होगा, मार्केट होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, इन सब चीज़ों का एक अच्छा पक्ष होगा, एक खराब पक्ष होगा, उसका एक फ्लिप साइड होगा ही। बट अगर आप रूटेड हैं, अगर आप जहाँ जिस व्यवस्था में आप रह रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हैं, उनके मूल्यों में, उनके आदर्शों में, उस जीवन शैली में, उन परंपराओं में आप रूटेड हैं, तो आपको ये विंड्स ऑफ चेंज जो हैं वो कितनी ही स्ट्रांग हो, वो आपको उड़ा कर नहीं ले जाएंगे। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको झकझोरें, थोड़ी देर के लिए हिलाएं, लेकिन वो आपको सुरक्षित रखेंगी, संरक्षित रखेंगी, अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि अपने जड़ों से जुड़े रहने की कोशिश करते रहनी चाहिए। उनको, उन जड़ों को सींचते रहना चाहिए, उन जड़ों को मजबूत बनाए रखना होगा हमें, अगर इन तमाम आंधियों से जूझना है। क्योंकि बदलाव तो होगा, बदलाव की आंधी तो बहेगी, चलेगी, लेकिन उससे निपटना तो हमें ही है। और हम अक्सर जो है सुख बहुत बड़ी बड़ी और बहुत जिसे हम दुर्लभ मानते हैं उन चीज़ों में खोजते हैं। और मैंने इसका जिक्र अपनी कुछ कविताओं में भी किया है कि मन अंतरिक्ष के पार कहीं सुख खोजेगा क्या पाएगा। अगर अंतरिक्ष के पार आपको सुख खोजना है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको एक शून्य अनंत आकाश, एक स्पेस मिलेगा जो डार्क स्पेस होगा, वो आपको सुख नहीं दे देगा। सुख छोटी छोटी बातों में, सुख आपके संबंधों में है, सुख आपकी मित्रता में है, सुख प्रकृति के साथ जुड़े रहने में है, और सुख उन तमाम बातों में है जैसे करके आपको खुशी मिलती है। आप कुछ लिख के खुश हो सकते हैं, आप कुछ पढ़ के खुश हो सकते हैं, आप कहीं जा के खुश हो सकते हैं, आप किसी की मदद करके खुश हो सकते हैं। हमने इन सब बातों को कहीं ना कहीं अपनी आपाधापी में भुला दिया है। अगर हम इन बातों को फिर से जो है ठहर कर इनको वापस अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि सुख इतनी दुर्लभ नहीं, दुख इतनी दुर्लभ वस्तु नहीं जितना हम उसे बना देते हैं। सुख बहुत सामान्य है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, और उसे उस तरह से जीवन अगर आप जिएंगे तो वो अवश्य आपको प्राप्त हो। आपने अभी अपने इसी उत्तर में सर जिक्र किया था, इसका आपने शायद पहले भी उल्लेख किया है, मुझे जहाँ तक स्मरण आ रहा है, जड़ों से जुड़े रहना। जड़ों से जुड़े रहने को लेके मुझे आपके जो रील्स हम पोस्ट कर रहे हैं और आप जो रील्स अपने डाल रहे हैं उसको लेके कई लोग जो आपको देख रहे हैं, आपके बारे में जो बातें लिखते हैं, उसमें मैं एक बात का यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। एक व्यक्ति ने लिखा कि बहुत अच्छी और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि हिंदी बोलना तो इस देश में एक बड़ी सामान्य सी बात है, बट हम कैसी हिंदी बोलते हैं और आजकल किस तरह के हिंदी की मांग है। अब आप ही कहते हैं कि हम कहते हैं इंग्लिश बोलो, या वैसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जिसमें जो बोलते हैं कि आम बोलचाल वाली हिंदी आज के समय में एक अलग परिभाषा है उसकी। पर आपको लगता है आप जो, तो मैंने उस व्यक्ति को ये उत्तर भी लिखा कि ऐसी हिंदी तो मैं हमेशा आपसे सुनता रहता हूँ। बोले नहीं, ये ऐसी हिंदी थी जो मुझे समझ में आ रही थी। तो मुझे लगा एक वर्ग ऐसा है जो हिंदी, जिस हिंदी में आप बात कह रहे हैं, आप अपनी बातें बता रहे हैं, जो आप अपनी कविताएं लिखते हैं, वो सबको सहजता से समझ में आ रही हैं। इसका मतलब एक वर्ग ऐसा है जो उसको समझ रहा है। बट ये प्रचलन कि हम ऐसी हिंदी बोलें जिसमें थोड़ी इंग्लिश भी मिक्स हो, हम ऐसी इंग्लिश तो नहीं बोलना चाहते जिसमें हिंदी मिक्स हो। बड़ी अच्छी बात की। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरी शिक्षा दीक्षा अंग्रेज़ी माध्यम में हुई है, और मैंने ग्रेजुएशन तो साइंस में किया, फिज़िक्स मैथ्स में, लेकिन मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेज़ी साहित्य में था।
लेकिन हिंदी के संस्कार तो बचपन से मिले, क्योंकि जिस परिवेश में मैं रहा, बड़ा हुआ, वहाँ पर हिंदी ही बोली जाती थी, घर में भी और बाहर भी। तो जहाँ एक तरफ अंग्रेज़ी से परिचय हुआ, और वहीं पर हिंदी के साथ मेरा प्रेम और अनुराग बना रहा, बल्कि बढ़ता गया। औपचारिक रूप से तो मैंने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा, लेकिन अनौपचारिक रूप से हिंदी साहित्य पढ़ा। हालांकि मैं यही कहूँगा कि अंग्रेज़ी साहित्य की तुलना में मैंने हिंदी साहित्य शायद कम पढ़ा। लेकिन जहाँ जब लिखने की बात आई, तो चूँकि घर में भी प्रेरणा मेरे पिता से मिली, जो कि दोनों भाषाओं में सहज थे। वो अंग्रेज़ी के अध्यापक थे, लेकिन हिंदी भी पढ़ाते थे। तो उन्होंने भी यही बल दिया कि इसी बात पे बल दिया कि जब भी तुम अपने आप को व्यक्त करो, तो दोनों भाषाओं में करो। अगर कहीं बाहर जाओ और उस अनुभव को तुम्हें लिखना हो किसी निबंध के रूप में, तो दोनों भाषाओं में लिखो। जहाँ तक साहित्य सृजन की बात थी, तो वो भी मैंने दोनों भाषाओं में करना शुरू किया। मैं कभी कभी अंग्रेज़ी कविताएं भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, गद्य या अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ। तो मुझे लगता है कि भाषा का ज्ञान तो आपको, किसी भी भाषा का ज्ञान जो है वो उसके साहित्य से परिचित करवाएगा, और साहित्य हमेशा आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। जितना आपका अच्छे साहित्य से परिचय होगा, वो आपको अवश्य एक अच्छा इंसान बनाएगा, आपको संबंधों की, भावनाओं की, विचारों की अधिक परिपक्व समझ देगा। अच्छे साहित्य से मेरा परिचय बहुत प्रारंभिक काल में ही हो गया, बचपन में ही हुआ। इस वजह से मुझे लगता है साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है व्यक्तित्व निर्माण में। अब आपने कहा कि भाषा किस तरह की हो, भाषा क्लिष्ट हो, कठिन हो या सरल हो। सरल भाषा बोलना और सरल भाषा लिखना सबसे कठिन, लेकिन सरलता की खोज में हम सस्ते ना हो जाएं। मेरा तो सिर्फ आग्रह इतना है कि हर शब्द की आकांक्षा है, हर शब्द का महात्म्य है, हर शब्द का महत्व है, और हर शब्द की गरिमा है। वो शब्द उस अर्थ का सबसे सबल वाहक होगा। हो सकता है कि कोई शब्द उसका रिप्लेसमेंट हो, लेकिन वो क्या इसका सही रिप्लेसमेंट, पता नहीं। हो सकता है कि मुझे अपनी बात को अगर सही ढंग से पहुंचाना है, और मुझे अगर रेलवे स्टेशन कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं हुआ, क्योंकि एक आम जो व्यक्ति है वो स्टेशन ही समझता है। स्टेशन का जो शुद्ध संस्कारी हिंदी शब्द होगा, वो शायद किसी की समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे ड्यूटी के लिए कर्तव्य शब्द का इस्तेमाल करना है, तो मैं कर्तव्य ही कहूँगा, हालांकि कुछ सुनने वालों को उसे कठिन या क्लिष्ट लग सकता है। तो सही शब्द का चयन करना बड़ा आवश्यक है। भाषा संस्कारी हो, भाषा ऐसी हो जो समझ में आए, लेकिन उसके संस्कार कहीं सस्ते न दिखें और संस्कारहीन न लगे भाषा, ऐसा प्रयास होना चाहिए। बहुत विद्वानों ने इस बात पर गहन चिंतन किया है, और ऐसे विद्वानों ने भी किया है जिन्हें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त। मैं बच्चन जी की आत्मकथा अगर दशद्वार से सोपान तक जो अंतिम भाग है, उसे आप पढ़ेंगे तो उनकी नियुक्ति एक हिंदी अधिकारी के रूप में हुई थी विदेश मंत्रालय में, और विशेष कर्तव्य अधिकारी। ही वॉज OSD इन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को विदेश मंत्रालय नाम उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि भाषा संस्कारी होनी चाहिए, और कुछ शब्द आपके जिस भाषा में है उस भाषा में जो अर्थ रखते हैं, अगर आप उसको दूसरी भाषा में अपनाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो इसलिए ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम भाषा का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। अगर शब्द ब्रह्म है तो ब्रह्म की साधना भी तो उसी ढंग से करनी होगी कि हम
सही शब्दों का प्रयोग करें, सटीक शब्दों का प्रयोग करें, दिखावे के लिए मात्र भाषा को जो है कठिन न बनाएं। जो उपयुक्त शब्द है, अप्रोप्रिएट शब्द है, बस उसका प्रयोग करें। वो अगर कठिन लगता है तो सो बी इट। मतलब हमने कभी भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते समय ये नहीं देखा कि अप्रोप्रिएट भी कुछ लोगों को कठिन लग सकता है, तो उपयुक्त क्यों कठिन लगना चाहिए। तो मेरा तो इतना ही मानना है कि किसी भी भाषा का ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है और बहुत अच्छा होता है आपके व्यक्तित्व निर्माण में और आपके ज्ञान की खोज में। तो उस भाषा को अगर आप अपनाते हैं तो वो भाषा आपके विचार और आपकी भावनाओं का सही ढंग से अगर आपको पहुंचा सकती है तो समर्थ भाषा है, संस्कारी भाषा। आप कविताएं जो लिखते हैं उसमें कई बार हम लोग जब देखते हैं कि जैसे वीर रस की कविताएं हैं, रौद्र रस की कविताएं हैं, आपकी कविताओं में जो पसंदीदा कवि हैं आपके, उनके भाव छलकते हैं। आज हम इस पे भी थोड़ी ज़रूर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि जो हिंदी की कविताएं आपने लिखी, जो आपकी पुस्तकें हैं, उसमें एक भाव दिखता है। उसमें आप एक बड़ी निरंतर ही एक भाव उसमें झलकता है। वो किसका भाव झलकता है सर? कौन है जिनकी प्रेरणा से आपने ये लिखना शुरू किया? क्या वो एक व्यक्ति हैं या कवियों का एक समूह है जिनसे आप प्रभावित हुए? प्रेरणा तो मुझे नहीं लगती कि एक ही होती है। एक प्रेरणा भी अनेक होती है और कई दिशाओं से आती है, कई लोगों से आती है, कई साहित्यकारों से आती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अंग्रेज़ी साहित्य भी मैंने पढ़ा और उन कवियों का भी प्रभाव मुझ पर बहुत पड़ा। विशेषकर रोमांटिक जो कवि थे, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, कीट्स, बायरन, फिर उसके बाद ब्राउनिंग और टेनिसन, इन कवियों का प्रभाव पड़ा। और हिंदी में प्रसाद की कविताएं, फिर उसके बाद दिनकर की कविताएं, बच्चन की कविताएं, फिर अज्ञेय की कविताएं, इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। और उन सब का प्रभाव कहीं न कहीं कविताओं पे अवश्य पड़ा है। या वो कविताओं में लय ताल हो, वो भाव और या विचार हों, किस मीटर में हैं, किस भाव का संप्रेषण करती हैं, किन चरित्रों के बारे में बात करती हैं। मुझे लगता है कि इन सारे कवियों का प्रभाव निश्चित रूप से मुझ पर पड़ा। अब प्रसाद की कामायनी है। कामायनी अगर आपने पढ़ी है, और निश्चित रूप से आपने पढ़ी है, तो वो ऐसी कविता है, वैसा महाकाव्य है जो आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पे उठा देता है। उसमें जिस ढंग से जो है श्रद्धा मनु को प्रेरित करती है और बोलती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, और मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, उत्सुक है उनकी धूल। या आगे जब वो प्रसाद बोलते हैं कि देव न थे हम और न ये हैं, सब परिवर्तन के पुतले, हाँ कि गर्व रथ में तुरंग सा जो चाहे जितना जुतले। या बच्चन की मधुशाला से शुरू करते हुए निशा निमंत्रण और एकांत संगीत और मिलन यामिनी, या फिर दिनकर की उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, इन सभी कविताओं का निश्चित रूप से बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। और मैं तो अपने आप को कवि नहीं कहता, अभी भी यात्रा में हूँ, यात्रा में ही रहना चाहूँगा। लेकिन हाँ, जो भी लिखता हूँ वो अगर किसी को गुदगुदा सके, किसी को उठा सके, तो उन शब्दों की सार्थकता है। और यही निरंतर उद्देश्य रहेगा मेरा, निरंतर ये प्रयास भी रहेगा कि कविता और साहित्य के माध्यम से, विचारों के माध्यम से अगर किसी तरह की सकारात्मकता, किसी तरह की ऊर्जा और किसी तरह की प्रेरणा अगर समाज में पैदा की जा सके, तो शब्दों की और भावनाओं की सार्थकता। एक प्रश्न जिससे मैं चाहता हूं कि आपने इतनी सारी बातें कही, हम भाषा पे इस बार इस एपिसोड में हमने काफ़ी चर्चा की सर। यूएन की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी और जिसमें ये लिखा गया था कि 200 से ज़्यादा भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं इस दुनिया की, विश्व की, वो विलुप्त होने के कगार पे इस वजह से हैं
क्योंकि वो बोली नहीं जा रही हैं। आपको लगता है इस समय मैं आपसे ज़रूर इस पे चर्चा करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप इस पे बताएं, बोलें कि नहीं बोले जाने की वजह से क्या हम नहीं चाहेंगे कि हिंदी भी हम बोलना ऐसे छोड़ दें कि उस लिस्ट में कभी आने वाले वर्षों में, ये तो कभी हम नहीं सोच सकते, नहीं बोले जाने की वजह से भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं सर? ये क्या वाकई एक दौर से दूसरे दौर में ट्रांसफ़र हुआ? हम छोटे शहरों में थे, वहाँ हम अपनी भाषा बोलते थे, हम बड़े महानगरों में आ गए, वहाँ हम काम करने लगे, और आगे की पीढ़ी ने वो भाषा कभी सुनी नहीं क्योंकि हमने बोलना छोड़ दिया। इसके बाद से उन्होंने भी नहीं बोला और फिर वो आगे, और वो भाषाएं ऐसे ही विलुप्त हुई हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? प्रयोग से भाषा समृद्ध बनती है और बनी रहती है, ये तो सच है। और जैसे जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, वो इस बात को प्रमाणित करती है कि अगर भाषा प्रयोग में नहीं रहेगी तो वो विलुप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस भाषा के बोलने वालों ने अपने भाव और विचारों को कहीं पहुंचाना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने शायद किसी दूसरी भाषा को अपना लिया। दूसरी भाषा को अपनाने की वजह ये भी हो सकता है कि उस भाषा की जो स्वीकार्यता है वो समाज में या बाज़ार में अधिक है। अब आज अगर आपको प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना है या बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो अंग्रेज़ी जाननी आवश्यक है। लेकिन ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि अगर वही प्रभुत्व हिंदी रखेगी तो शायद हिंदी को बोलने वाले और अपनाने वाले लोग भी उतने ही अधिक होंगे। लेकिन हिंदी भी बहुत समृद्ध भाषा है, और हिंदी की जो जननी है संस्कृत, वो तो बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। इसके विषय में बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, और इसमें दो मत नहीं हो सकते कि उससे अधिक विज्ञान सम्मत भाषा कोई है नहीं। और हिंदी भी उसी की ऑफशूट के रूप में निकली है, उभरी है, और हिंदी ने देश को जोड़ा है। बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। तो हिंदी, मुझे लगता है कि हिंदी बोलते रहना चाहिए। कम से कम जो हिंदी भाषी हैं उन्हें तो इसमें किसी तरह की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जो हिंदी भाषी नहीं भी हैं उन्होंने भी हिंदी को अपनाया है। ये उनकी सदिच्छा और उनकी उदारता की वजह से संभव हुआ कि उन्होंने अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी को भी स्वीकारा है। हिंदी किसी भारतीय भाषा की कीमत पे नहीं बढ़ना चाहेगी। हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं भी बहुत समृद्ध भाषाएं हैं, और वे भी अपना पूरा विकास करें, हिंदी भी अपना स्थान पाए, यही हम लोगों की आकांक्षा होगी और यही हम लोगों का प्रयास भी होना चाहिए। विदेशी भाषाओं को भी अपनाना कोई गलत नहीं है। जितनी भाषाएं आप जानेंगे, मैंने पहले भी कहा, उससे उस भाषा के माध्यम से आप उस भाषा से जुड़े हुए साहित्य और उस भाषा से जुड़े हुए संस्कृति से परिचित होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को और निखारेगी। तो इसलिए सभी भाषाओं के प्रति सम्मान हो और अपनी भाषा के प्रति गौरव का भाव हो, ये आदर्श स्थिति होगी। और इस क्रम में आप जितनी भाषाएं सीख सकते हैं वो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम अपनी भाषा तो अच्छे से सीखें, उसका उपयोग करें, उसे अच्छे से प्रयोग में लाएं, उसके प्रति गर्व करें। ये तो आदर्श स्थिति है ही। अब एक विषय के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करना चाहता हूं सर। आपने कहा, और मैंने आपसे एक चीज़ आपकी बातचीत के दौरान मैंने कई बार सीखी है आपसे, कि बहुत गंभीर जब बात होने लगे, उन मुद्दों के बीच में कई बार होता है आप एक ऐसी कोई बात कह दें जो माहौल को बहुत हल्का बना दे। मैं उसी बातचीत से शुरू करके आपसे इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं एक बार हवाई जहाज़ से लखनऊ से दिल्ली की यात्रा कर रहा था सर, और जो एयर होस्टेस थी वो नाश्ता परोस रही थी, और वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि एक्सक्यूज़ मी सर, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। तो मैंने उन्हें बड़े विनम्र भाव से कहा कि क्षमा कीजिएगा, मुझे रुचि नहीं है। तो मुझे उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा सर, वो कहाँ बैठी हैं। तो मैं हिंदी की जब आप बात कर रहे थे तो मुझे लगा हिंदी को बोलने की कमी का शायद ये परिणाम है, दुष्परिणाम कह सकता हूँ, कि रुचि शब्द जो है
वो किसी व्यक्ति को शायद संबोधित करते हुए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने पूछा कि वो कहाँ बैठी हैं। अब मैं आप ही से इस एपिसोड को चाहूँगा कि आप क्लोज करें कि ये हल्का करने वाली बात तो है कि हम माहौल को हल्का कर लेते हैं, बट हाँ ये ज़रूर है कि उसी बहाने, उस उद्देश्य के साथ नहीं कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, बट हाँ ये ज़रूर है कि गंभीर बातों के बीच ऐसी बात कहते हुए आप एक संदेश दे देते हैं अपना। तो मैंने उनको ये कहा कि देखिए, रुचि इज़ इंटरेस्ट, मुझे रुचि नहीं है मतलब मेरा मन नहीं है, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। अब उनको नहीं पता था, तो मैंने बड़े ऐसे भाव से उनको ये बता भी दिया कि रुचि एक शब्द है जिसका मतलब अंग्रेजी में इंटरेस्ट होता है। तो आप इस तरह से कैसे क्लोज करना चाहेंगे आज के एपिसोड में कि हम ऐसी बातें भी कह दें हल्के फुल्के में कि किसी को बुरा भी ना लगे, और उसको एक बोध भी करा दें कि आज से ये भी जानो, ये भी जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं तो बस आपसे इतना अनुरोध कर सकता हूँ कि आप ईमानदारी से बता दें कम से कम मुझे कि रुचि कहाँ बैठी थी। खैर, बड़ी अच्छी बात की आपने। जीवन में ह्यूमर का होना बड़ा आवश्यक है। हास परिहास कितने ज़रूरी हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम जीवन को इतनी गंभीरता में न ले लें कि हम हंसना ही भूल जाएं। हंसना, खुश रहना, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप घर में हो, मित्रों के साथ हो, या कार्य क्षेत्र में। सिंसियरिटी और सीरियसनेस में फ़र्क है। आप सिंसियर हों, हर काम को बहुत ही गंभीरता से करें, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उस प्रयास में आप मुंह लटकाए बैठे हुए हैं या मुंह फुलाए बैठे हुए हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप जितना अधिक अंदर से प्रसन्न रहेंगे, उतना अधिक आप और बेहतर कार्य कर सकते हैं, या आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। विट और ह्यूमर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, और मुझे बचपन से जो है ये इस तरह की एनेक्डोट्स बड़े अच्छे लगते थे, जिसमें दो विद्वान व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और बहुत ही सटल तरीके से एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। अब इसमें चर्चिल का जो विट है वो बड़ा लेजेंडरी है। ये चर्चिल से किसी एक महिला ने कहा कि विंस्टन, इफ़ यू वर माई हस्बैंड आई वुड पॉइजन योर कॉफ़ी। और चर्चिल तुरंत बोलते हैं कि इफ़ यू वर माई वाइफ आई वुड ड्रिंक इट। या बर्नार्ड शॉ और चर्चिल की आपस की बात है। बर्नार्ड शॉ का एक नाटक जो है उसका मंचन होना है, और वो 2 टिकट भेजते हैं चर्चिल के लिए और बोलते हैं कि मिस्टर चर्चिल, आई एम सेंडिंग यू 2 टिकट्स ऑफ माई प्ले, प्लीज़ ब्रिंग अ फ्रेंड इफ़ यू हैव वन। और चर्चिल उसका उत्तर देते हैं कि मिस्टर शॉ, आई विल कम टू द नेक्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ योर प्ले इफ़ यू हैव वन। तो इस तरह से जो है ये इन्वेक्टिव्स हैं, या विट है, या ह्यूमर है, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत गुदगुदाता है। और ह्यूमर उत्पन्न होता है या तो आप बहुत, अगर आप कीन ऑब्जर्वर हैं, या आपको शब्दों से खेलने में मज़ा आता है, या आप किसी व्यक्ति की छोटी छोटी बातें गौर करते हैं, वो कैसे बोल रहा है, कैसे खड़ा है, कैसे चल रहा है, कैसे देख रहा है, उसकी शब्द, उसकी वाणी किस प्रकार की है। अगर आप उन सब चीज़ों पे गौर करेंगे तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों में ह्यूमर नज़र आने लगे। और अपने आप पे हंस पाना, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गुण है। अगर आप अपने आप पे हंस सकते हैं तो आपने ह्यूमर और विट के अंतिम चरण को पा लिया, क्योंकि उसके बाद आप बहुत ही सहज होकर हर छोटी छोटी बात में कुछ ना कुछ ऐसा विनोद ढूंढ लेंगे जो आपको गुदगुदी देगा। और अगर ये कर पाने में समर्थ हैं तो कोई भी भारी से भारी पल जो है आपको हल्का लगने लगेगा। और मुझे तो लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को ऑब्ज़र्व करना, और मैं करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे मित्र इस बात से परेशान भी होते हैं कभी कभी कि मैं उन्हें
उन बातों के लिए छेड़ता हूँ या शब्दों से खेल के कुछ ऐसा बोल देता हूँ जिससे कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में उस तरह की नोक झोंक शुरू होती है, और उससे उसका उद्देश्य किसी एक दूसरे को नीचा दिखाना या किसी को परेशान करना नहीं होता, सिर्फ ह्यूमर को एंजॉय करना होता है। और ह्यूमर को आप एंजॉय करते हैं तो आप कितना भी भारी, कितना भी बोझिल मन होता है, बहुत हल्का हो जाता है। लाइफ बिकम्स मच ईजियर एंड मच मोर ब्यूटिफुल विद विट एंड ह्यूमर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बातचीत में मैं आपसे हमेशा हर एपिसोड में ये वायदा लेता हूँ कि ये बातचीत लगातार निर्बाध चलती रहेगी। लोगों की प्रतिक्रियाएं और लोगों की बात भी आ रही है, तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद, और इस आशा के साथ कि हम फिर एक बार आपका समय हमें मिलेगा और हम आपसे आगे की बातचीत भी करेंगे। धन्यवाद अमित जी, और इस तरह के किसी भी बातचीत में मेरी रुचि बनी रहेगी, और मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर इस रुचि को आगे बढ़ाएंगे और इस बातचीत को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे आखिर में आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। अभी मेट्रो स्टेशन से उतर के जब मैं किताबों की दुकान के बगल से गुजरता हूँ तो अंग्रेज़ी के उपन्यास, अंग्रेज़ी की पुस्तकें आवरण में पैक होके, प्लास्टिक के अच्छे कवर में पैक होके शेल्फ में ऊपर रखी होती हैं, और उसकी कीमत ज़्यादा होती है। हिंदी की किताबें उस दुकान के ठीक बाहर एक बरसाती लगा के बिक रही होती हैं, जिसको ख़रीदने वाले कम होते हैं, और ज़्यादा भीड़ उस शेल्फ पे होती है जहाँ अंग्रेज़ी की पुस्तकें बिक रही होती हैं। और ये किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, मैं किसी के बारे में ये बात नहीं कह रहा। मैं ये बात वक्त, हालात और बदलते हुए समय को लेके कह रहा हूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि वो हिंदी की किताबें जो बरसाती में बिक रही हैं वो वापस शेल्फ पे जाएं, सुंदर आवरण में घिरें, और हम उसी रुचि से, उसी इंटरेस्ट से उसको दोबारा खरीदने का प्रयत्न शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातचीत लगातार जारी रहेगी।